नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। पहले वीडियो में आपको हम बताए थे खाता क्या है, कितने प्रकार का होता है। दूसरे वीडियो में आपको हम बताए जर्नल कैसे करते हैं, किसी भी लेन देन का जर्नल किसे कहते हैं और जर्नल का प्रारूप क्या है और दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार डेबिट क्रेडिट किसे कहते हैं। तो तीसरे वीडियो में ये चल रहे हैं बताने आपको हम कि किसी भी लेन देन का लेखा करते समय आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल में लेखा करने का जो नियम है वो है क्या, रूल्स ऑफ जर्नल। व्यक्तिगत खाता का नियम क्या है, पर्सनल अकाउंट का, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति पाएगा वो डेबिट होगा, जो व्यक्ति देगा वो क्रेडिट होगा। अब सवाल ये है कि कहाँ का व्यक्ति पाएगा, कहाँ का व्यक्ति देगा। इस सवाल के जवाब के लिए हम सबसे पहले ये बता दें कि जो भी लेन देन होते हैं वो बिजनेस में होते हैं, व्यापार में होते हैं, बिजनेस में। तो बिजनेस को देने वाला कौन है, यानी बिजनेस को कौन दे रहा है और बिजनेस किसको दे रहा है। आप देखिएगा बिजनेस को कि बिजनेस किसको दे रहा है और बिजनेस को कौन दे रहा है। जैसे अभी कहा जाए कि राम को माल बेचा, बिजनेस है ना, बिजनेस कह रहा है कि मैंने राम को माल बेचा। तो जब राम को माल बेचेंगे तो राम क्या हो सकते हैं, यहाँ पर राम क्या हो सकते हैं ये पहचानना है तो हमको बिजनेस को ही देखना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे कैसे नहीं पहचानेंगे वो बात की विषय है, अभी चल रहा है बताने आपको। लेकिन पहले आपको ये समझाना था मुझे कि जो कह रहे थे, रूल कह रहा था कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। इसको समझने के लिए हमको अपने बिजनेस को देखना होगा। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कहाँ होंगे, बिजनेस में होंगे। सबसे पहले आप स्थायी हो जाइए कि क्या होंगे, बिजनेस में होंगे। तो कैसे होंगे आइए देखिए। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। तो जैसे मैंने एक लेन देन हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ कि राम को माल बेचा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार राम को माल बेचा, तो राम को माल बेचा तो मैंने बताया था कि बिना दो पक्ष के कोई लेन देन नहीं हो सकते हैं, यानी किसी भी लेन देन के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। तो बेटा राम को माल बेचा, तो राम को माल बेचा, इसमें दो पक्ष क्या होंगे, टू पार्टीज क्या होंगी। एक चीज और बता दें आपको, जब भी कोई लेन देन होता है वहां पर पहले हम ये देखते हैं कि वो नकद हुआ है कि उधार हुआ है। कुछ लोग ये नहीं पहचान पाते कि लेन देन नकद है कि उधार है। तो तुमको नकद है कि उधार है ये जानने के लिए सिर्फ दो ही चीजों में देखना है। जब माल को बेचा, माल बेचा या माल खरीदा, माल बेचा या माल खरीदा। माल शब्द ना भी हो, फर्नीचर हो तब भी, यानी जहां भी आपका लिखा हो, जहां भी लिखा हो क्या, माल बेचा या माल खरीदा, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर खरीदा, वहां पर हम क्या करेंगे, वहीं पर हम देखेंगे कि माल बेचा या माल खरीदा, फर्नीचर बेचा या फर्नीचर खरीदा। जहां पर बेचा या खरीदा की बात आए, परचेज या सेल की बात आए, हम वहीं पर यह देखेंगे कि नकद है कि उधार है। अदर किसी कंडीशन में नहीं देखेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये है कैसे पहचानेंगे नकद है कि उधार है। जैसे राम को माल बेचा, यहाँ पर क्या कैश का है क्या कि राम को नकद माल बेचा। अगर केवल दिया गया राम को माल बेचा, श्याम को माल बेचा, राम से माल खरीदा, श्याम से माल खरीदा, ऐसे क्वेश्चन में नकद शब्द का इस्तेमाल अगर ना हो तो समझ लेना उधार है। अगर लिख दिया गया राम को माल बेचा नकद, तब नकद हो जाएगा। तो केवल लिखा गया राम को माल बेचा तो उधार हो जाएगा। अगर किसी पार्टी का नाम नहीं है, केवल क्या है माल बेचा, तब भी ये नकद माना जाएगा। लेकिन किसी पार्टी का नाम होने पर, पार्टी का नाम है और नकद शब्द का इस्तेमाल नहीं है तो उसे उधार माना जाएगा। तो ये बताया मैंने क्या, ये पहचानने के लिए कि नकद है कि उधार है।
तो सवाल ये है यहाँ पर कि राम को माल बेचा, पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार पहले दो पक्ष ढूंढेंगे। दो पक्ष क्या है, ये उधार है। उधार है तो हमको नाम से मतलब होगा, जैसे राम, पहला खाता क्या हो गया, राम। उधार में ही नाम से मतलब होता है। जैसे आपके दुकान पर कोई कस्टमर आया और आपसे सामान खरीदा, और सामान खरीदने के बाद ये कहा कि भैया पैसा आज नहीं है, कल पैसा देंगे आपको। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं। सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद उसने बोला कि पैसा आपको हम कल देंगे, लेकिन आपने क्या कहा, भैया आप कौन हैं। उसी समय आप देखेंगे, उससे पूछेंगे कि कौन है आप, नाम क्या है आपका, कहाँ से आते हैं। जहाँ उधार होगा नाम से वही मतलब रखोगे। अगर कोई इंसान और आया, दूसरा आया, उसने सामान लिया, आपने सामान लिया, आप पैसा दिया और चला गया, उससे आप नाम नहीं पूछेंगे। तो नाम पूछते कहाँ हैं, जहाँ उधार होता है। तो जहाँ लेन देन क्या होगा, उधार होगा, वहीं पे हम नाम लिखेंगे। तो पहला पार्टी क्या हो गया, राम। दूसरा आपने क्या किया, माल बेचा। जब माल को बेचते हैं तो वहां पर सेल इस्तेमाल करते हैं, सेल्स। हमको दो पार्टी मिल गई, एक राम मिल गया, एक सेल्स मिल गया। तब देखेंगे कि राम किस खाते से है, पर्सनल अकाउंट से है कि रियल से है कि नॉमिनल से है। सेल्स आपका पर्सनल से है कि रियल से है कि नॉमिनल से है। इसको पहचानने के लिए आपका जो मेरा दूसरा वीडियो था, खाता कितने प्रकार के होते हैं, वहां मैंने आपको बताया है कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल की पहचान क्या है। आप उससे देख लीजिएगा। बहरहाल अभी आपको बता रहे हैं फिर से, राम किस खाते से आएंगे, राम व्यक्ति हैं, पर्सन है, अर्थात पर्सनल से आएंगे, ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। सेल्स किसमें है, माल, और माल और संपत्तियां किसमें होती हैं, रियल अकाउंट में होती हैं। तो ये किसका है, रियल अकाउंट है, नहीं आर, आप ऐसे लिख दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट में पर्सनल का नियम लगाएंगे। क्या, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। यहां पर है कि राम को माल बेचा, तो जरा सोचिए कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में आप राम को माल बेच रहे हैं, तो पाने वाला कौन होगा, पाने वाले राम होंगे। तो राम क्या हो जाएंगे, डेबिट। पाने वाले कौन है, राम को माल बेचा, तो पाने वाले कौन है, राम, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, राम हो गया डेबिट। अब आपने माल बेचा है, तो माल जो बेचा है वो सेल्स है, और सेल्स किस में आएगा, रियल अकाउंट में, यानी वास्तविक खाते में। तो वास्तविक खाते में अगर सेल्स आता है तो वास्तविक खाते का नियम लगाओ, आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट तथा जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो आप बताइए, जब आप माल बेचोगे तो माल आएगा कि जाएगा, आने वाली को डेबिट करते हैं, जाने वाली को क्रेडिट। तो आप बताइए, जब माल बेचोगे तो तुम्हारे यहाँ से बिजनेस से माल जाएगा, इसलिए जाएगा तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट करने का एक नियम मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट में। आइए अब वास्तविक खाते में, रियल अकाउंट में किस नियम से सॉल्व करेंगे। अगर कोई खाता रियल अकाउंट से संबंधित है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस नियम का पालन करेंगे। आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट करेंगे तथा जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। कोई भी वस्तु या संपत्ति जो आपके बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी, और जो आपके बिजनेस से जाएगी वो क्रेडिट होगी। तो जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, फर्नीचर खरीदा, क्या यहाँ किसी पार्टी का नाम है, नहीं है। जब पार्टी का नाम नहीं है तो इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन है ये। तो पहला खाता क्या हो जाएगा, कैश। दूसरा क्या लिया, माल नहीं लिया। जब आप माल खरीदेंगे तो परचेज, माल बेचेंगे तो सेल्स। लेकिन जब किसी संपत्ति को, किसी एसेट्स को परचेज करेंगे, किसी संपत्ति को खरीदेंगे, तो वहां परचेज शब्द का इस्तेमाल ना करके उस संपत्ति का ही नाम लिखेंगे, यानी फर्नीचर लिखेंगे। दूसरा पक्ष, दो पक्ष हमको मिल गए, एक कैश, एक फर्नीचर। बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग, कार खरीदी कार, कार बेची कार। लेकिन कहीं होता माल खरीदा तो वहां हो जाता परचेज। जहां पर किसी पार्टी को अगर संपत्ति को खरीदेंगे वहां परचेज न लिख करके फर्नीचर या जो संपत्ति रहेगी उसका नाम लिखेंगे। तो दोनों देखिए कि अब दो पक्ष मुझे मिल गए। जब दो पक्ष मिल गए तो हम चेक करेंगे कि दोनों किस खाते से हैं। तो कैश क्या पर्सनल है, नहीं, कैश हमारी संपत्ति होती है और संपत्ति किस में आता है, रियल अकाउंट में। फर्नीचर क्या है हमारा, फर्नीचर भी हमारी संपत्ति है, संपत्ति किस में आएगा, रियल अकाउंट में। यानी ये दोनों जो है रियल अकाउंट से ही हैं। तो हमको केवल रियल अकाउंट का ही नियम देखना है। रूल क्या है, आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट, जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट के नियम के अनुसार आप बताइए कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। जब फर्नीचर लोगे तो तुम्हारे बिजनेस से कैश जाएगी। खुद मानो अपने आप को कि आप फर्नीचर लेने गए हैं,
तो आपकी जेब से कैश जाएगी और फर्नीचर आएगा। तो आने वाले को डेबिट कर देंगे, जाने वाले को क्रेडिट कर देंगे, तो फर्नीचर आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा डेबिट, कैश जाएगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। देखो बेटा अगला है आपका अवास्तविक खाता, इसे नाम मात्र खाता भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। समस्त इसका रूल क्या है, जो खाते अवास्तविक खाते में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, उस खाते का लेन देन का लेखा हम नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार करेंगे और उसका नियम है समस्त व्यय और हानियों को डेबिट तथा समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। जो भी व्यय या हानियां हैं उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी आपके आय और लाभ हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे। व्यय और हानियां मतलब समझ रहे हो, जो कुछ आप खर्च करते हो व्यय है, जो तुम्हारा बिना संजोग बस नुकसान हो गया, किसी कारण बस हानि हो गई, वो आपकी हानि है। आय और लाभ, तुमको फायदा हो गया क्या है, लाभ है, और तुम कहीं से कुछ आय कमाए, वो क्या है आपका आय हो गया। तो जो भी आपका व्यय है या जो भी आपकी हानियां हैं उसको आप क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, और जो भी आपकी आय है और लाभ है उनको आप क्रेडिट कर देंगे। कैसे पहचानेंगे व्यय है, मैं 2 एग्जाम्पल दिया हूं। वेतन दिया, सैलरी पेड, अगर आप वेतन दिया, सैलरी पेड, कमीशन दिया, कमीशन पेड, रेंट दिया, रेंट पेड, कुछ भी दिया तो व्यय है, और कुछ आपको प्राप्त हुआ तो क्या है आय है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमने दिया है कि मिला है, दिया है तो व्यय, मिला है तो आय। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर सैलरी दिया तो रूल्स क्या है आपका अवास्तविक खाते का, समस्त व्यय और हानियों को डेबिट तथा समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स आर गेन। तो सैलरी पेड है तो क्या है, इसमें 2 पक्ष कौन से होंगे अगर आप लेन देन करना चाहते हैं तो पहला पक्ष आपका सैलरी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में नॉमिनल अकाउंट में पहला पक्ष वही रहेगा जो क्या है, जो आपने दिया सैलरी। दूसरा किस रूप में दिया, कैश। तो सैलरी दिया तो सैलरी व्यय है कि आय, हम देखेंगे किस खाते से संबंधित हैं, पर्सनल से है कि रियल से है कि नॉमिनल से है। तो सैलरी जो है वो दिया है ना आपने, तो आपको मालूम पड़ रहा खुद ही कि व्यय है, जहां व्यय की बात आएगी वहां नॉमिनल, यानी ये खाता आपका हो गया नॉमिनल। कैश क्या है, हमारी संपत्ति होती है ऑलरेडी, और संपत्ति का खाता जहां भी कैश आए वो कौन सा है अवास्तविक, अर्थात यहाँ लगाएंगे नियम रियल का। अब आप तुरंत चले आइए अपने बिजनेस में, अगर आपने सैलरी दिया है तो आपका व्यय है, अब व्यय क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस, आपका ये डेबिट हो जाएगा। कैश क्या है आपकी रियल है, रियल अकाउंटिंग के नियम के अनुसार, रियल अकाउंट के नियम के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब सैलरी पेड करोगे तो कैश जाएगी, जाने वाले हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आते हैं बेटा दूसरा एग्जांपल देकर आए हैं, ये व्यय का हो गया, एक इनकम का भी लेके आए हैं। जैसे कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन मिला, आप खुद ही समझ रहे हैं कमीशन मिला तो क्या है आपकी आय है। जब आपकी आय है तो इसमें 2 पक्ष क्या होंगे, पहला जो कमीशन है, जो आपको मिला है कमीशन, वो आपकी आय हो गई, पहला पक्ष आपका कमीशन हो गया। दूसरा किस रूप में मिलेगा, कमीशन भी आपको मिलेगा तो कैश के रूप में ही मिलेगा। चलिए बेटा, तो कमीशन और कैश, कमीशन मिला मतलब आय है, कैश क्या है आपको मिला है। तो बात यहाँ पर यह है कि हम देखेंगे कि ये दोनों किस खाते से हैं, पर्सनल से हैं कि रियल से है कि नॉमिनल से है। कैश आपका तो रियल है, कहीं भी मिलेगा क्योंकि हमारी संपत्ति होती है और संपत्ति खाता आता है रियल में। कमीशन मिला है कि दिया है, मिला है मतलब आय है, आय व्यय जहाँ भी आए वो नॉमिनल अकाउंट होगा, और हमारी पहचान हो गई क्या नॉमिनल अकाउंट है। अब लगाएंगे नियम, नियम क्या है, नॉमिनल अकाउंट का नियम है व्यय और हानियों को डेबिट करेंगे, आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे। तो जो कमीशन मिला है हमारी आय है, आय क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। कैश, जो कमीशन मिलेगा तो चले जाओ बिजनेस में, कमीशन मिला तो रियल अकाउंट के नियम के अनुसार कैश यानी आने डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आने वाले को डेबिट करेंगे और जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो कमीशन मिलेगा तो कैश आएगी कि जाएगी, जो कमीशन मिलेगा तो कैश आएगी कि जाएगी, आप खुद ही बताइए। कमीशन मिलेगा तो कैश आएगी, और रियल अकाउंट के नियम के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आने वाली वस्तु या संपत्ति को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी। इस प्रकार से हमने एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के एक एक एग्जाम्पल लेकर के उसके रूल्स को समझाया है। इसको दोबारा एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।